हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम वीर नर्माद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, वीर नर्माद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई मंथ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स को रिलीज नहीं करा है। लेकिन आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट रखना है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि आपको पता है आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका 50-50% वेटेज होता है, यानी आपका जो पेपर होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जो होता है ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और पेपर 2 जो होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। सो पेपर 1 जो कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है ये थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों ही वीडियो लेक्चर्स हैं, जिससे कि पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको सारी ट्रिक्स बताते हैं, देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जो इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट। सो यहाँ पर हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपके 400 to 500 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कवर होते हैं। आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो इस तरीके से हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने ये कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारी टीम के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इस कंटेंट के साथ साथ हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गारंटी भी बता रहे हैं कि आपको कंटेंट के साथ साथ हम आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। हम आपको पास करवाएंगे, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपको बस आपका जो एक कंटेंट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, आपको स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, जब प्रतिदर्श आकार 30 से अधिक हो तो निम्न संख्यक परीक्षण का उपयोग किया जाता। When sample size is more than 30, the following statistical test is used. इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि जब प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक होगा तो उस केस में हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करेंगे, कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से कौन सा आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करोगे, कब, जब आपका जो सैंपल का साइज है ये 30 से ज्यादा हो, मोर देन 30 हो। सो याद रखिएगा, जब भी आपका सैंपल का साइज मोर देन 30 होता है तब आप जी टेस्ट का यूज करते हो, मतलब जी परीक्षण के लिए
हम यूज करेंगे, जी परीक्षण का हम यूज करेंगे अगर हमारे प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक हो। अब ये जी टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा, जैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में, तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को हमारी टेस्ट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस में भी हम जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे आते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपके टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। ये जी और टी टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट ये बताते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है और आपका जो सैंपल का मीन है, मतलब आपके पास पॉपुलेशन का मीन होगा और सैंपल का मीन होगा। सो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो। पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट के पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है। बेसिकली इसके लिए हम जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं हम पॉपुलेशन के मीन से और पॉपुलेशन के मीन को सैंपल के मीन से, इसीलिए हम जी और टी टेस्ट का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारी सैंपल का साइज मोर देन 30 होगा और हमें पॉपुलेशन का, याद रखिएगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तब हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। जी टेस्ट कब यूज करा जाता है? जब हमारे सैंपल का साइज 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, आपके जो प्रतिदर्श का आकार है 30 से अधिक हो और आपकी जो जनसंख्या है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता हो, मतलब नोन हो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है, आपके जो पॉपुलेशन से आपको जो डेटा मिलेगा वो कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, बेसिकली ये बताते हैं। ये इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है और आपके सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है, 30 से अधिक है, तब हम जी टेस्ट का मतलब जी परीक्षण का यूज करेंगे और जी परीक्षण का उपयोग करेंगे। अगर आपके जो सैंपल है, सैंपल का साइज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल का साइज 30 से कम है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, आपको पता नहीं है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, सो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज करोगे, मतलब टी परीक्षण का प्रयोग करोगे। सो याद रखिएगा, टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, तो उस केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। और जी टेस्ट कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो, 30 से अधिक हो और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तो उस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि अगर आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक है, मतलब 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे और किस टेस्ट का, किस परीक्षण का उपयोग करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी टेस्ट। और यहाँ पर हमें एक और विकल्प दिया गया है, एक और ऑप्शन दिया गया है सैंपल टेस्ट। सैंपल टेस्ट क्या होता है? बेसिकली कि आप सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करते हो, आप आपका जो सैंपल चुन लेते हो, मतलब आपका जो नमूने चुन लेते हो आप रिसर्च में स्टडी करने के लिए, आपके शोध के लिए। सो आप सैंपल पर रिसर्च करते हो और सैंपल को टेस्ट करते हो और उस टेस्ट से आपके जो रिजल्ट मिलते हैं पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, उसे हम कहते हैं सैंपल टेस्ट। तो सैंपल टेस्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको विकल्प ए में गिवन है, वो जो कि है जी टेस्ट। अगर आपके जो सैंपल का साइज है 30 से अधिक है, 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं तो उन दो चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट।
आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्टली, परफेक्ट नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा, कि वो एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से जो चर है एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है और आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सहसंबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब, जब उनकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है, तो आपके चर के बीच में कैसा सहसंबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो दिए गए ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, मतलब जो आपके असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो याद रखिएगा, आपके जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आपके 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। रिसर्च में आपके 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो होते हैं आपकी एक कंटीन्यूअस वेरिएबल और एक होती है आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल। सो कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें हर एक नंबर पॉसिबल हो, जैसे 1 डिस्क्रीट वेरिएबल में 1, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 4.2, 4.7, ये सारे ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। तो याद रखिएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन, सो ये सारे नंबर्स डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं असतत चर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन देखेंगे, एक एक कर हम सारे विकल्प को देखेंगे। ऑप्शन ए, टाइप ऑफ ऑफेंडर, एग्जाम्पल बर्गलर एंड थीफ। मतलब टाइप ऑफ ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी का प्रकार, मतलब जो जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनके प्रकार। कोई थीफ होता है, मतलब कोई चोर होता है, कोई सिंधमार होता है, मतलब कोई बर्गलर होता है। सो इसके टाइप्स है। सो इन सारे के टाइप्स, मतलब ये एक फीचर दिखा रहा है कि आपको जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके टाइप्स दिखा रहा है। सो ये कौन से भी आपके जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में लाइन नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फेवरेट एनिमल, मतलब पसंदीदा जानवर। किसी का पसंदीदा जानवर, किसी का फेवरेट एनिमल, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते किसी का फेवरेट एनिमल 1 है, किसी का फेवरेट एनिमल 2 है, किसी का फेवरेट एनिमल 1.1 है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल, मतलब आपके असतत चर का एग्जाम्पल नहीं होगा।
देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, एक वीक में कितने क्राइम हुए हैं, एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या। किसी अपराध अपने मान लीजिए किसी ने क्राइम्स किया, मतलब आपके एक वीक में किसी ने कितने क्राइम्स किया, उनकी संख्या, उनके नंबर्स। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक वीक में 10 क्राइम्स हुए हैं, एक वीक में 11 क्राइम्स हो गए, एक वीक में 2 क्राइम्स हो गए। आप ऐसा नहीं कह सकते एक वीक में 1.1 क्राइम हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। एक वीक में 2 क्राइम हुए, एक वीक में 3 क्राइम्स हुए हैं, आप ऐसा कहोगे। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगी, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, जो विकल्प सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in order to measure the scatter of the values of items in the observed data, which of the following statistical method is used? निम्नलिखित सांख्यिकीय पद्धति में वस्तुओं को मूल्यों के बिखराव के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बता रहा है, आपने कुछ चीज़ों को मेजर किया, उससे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है, कुछ डेटा मिल रहा है, आपने कुछ टेस्ट परफॉर्म किया, आपने उसमें से आपने कुछ ऑब्जर्व डेटा मिला, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपको कुछ डेटा मिला। सो उस डेटा के आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि वो डेटा कितना फैला हुआ है। स्कैटर का मतलब होता है कितना वो डेटा जो है फैला हुआ है, कितना वो डेटा जो है बिखरा हुआ है। तो डेटा कितना बिखरा हुआ है उसको आपको मेजर करना है, उसको आपको मापना है। तो उसके लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करोगे आप। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। सो आप मेजर कर रहे हो, मान लीजिए आप पॉपुलेशन में से ये देख रहे हो कि कितने लोगों की इनकम, यहाँ पर जो रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है। सो आपको मिल गया इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम हो सकता है 50 से 90,000 के बीच में है। सो आपको देखना है एवरेज लोगों की इनकम क्या होगी। 50 से 90,000 तो हमें मिल गई वैल्यू, लेकिन एवरेज लोग कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कितनी होगी 50 से 90 के बीच में, ज्यादातर लोगों की इनकम कितनी होगी। आपको मान लीजिए मीन किसी का फाइंड आउट करना है, किसी का मीडियन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपने डेटा ले लिया, अब उस डेटा का आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि डेटा कितना फैला हुआ है। सो यहाँ पर मुझे सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करूंगी। मैंने हर एक सैंपल में से हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले ली, हर एक मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली, और उस इन्फॉर्मेशन को मुझे जो भी डेटा मिला उस डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब मुझे देखना है ये डेटा कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने कितने 1000 के बीच में लाई करती, कितने लोगों की इनकम 10, कितने लोगों की इनकम 20 से 30 के बीच में लाई करती है, कितने लोगों की इनकम 40 से 50 के बीच में लाई कर रही है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मेरा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने 1000 के बीच में लाई कर रही है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। जब भी आपको कितना फैला हुआ, स्कैटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्ड दिखता है, सो याद रखिएगा आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करोगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंडर आते हैं आपके टर्म्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। वेरिएंस बताता है आपका डेटा कितना फैला हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्कैटर है, मतलब कितना बिखरा हुआ है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट, what is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या
और आपके जो सैंपल मतलब रिसर्चर्स के सैंपल मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। तो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में, तो आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है, मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, शोध परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Which of the following is true in the context of testing research hypothesis? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो, तो आप हाइपोथेसिस को जो हम जनरली अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, सो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमें दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब बेसिकली हम रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो ये इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हम कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्या हम नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, या फिर नल अल्टरनेटिव, ये दोनों भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, या फिर ये दोनों हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो इस प्रश्न में हमें ये पूछ रहा है कि जब हम हमारी शोध में परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, सो परिकल्पना का किस परिकल्पना को हम टेस्ट करते हैं, क्या हम वैकल्पिक परिकल्पना का टेस्ट करते हैं, या फिर शून्य परिकल्पना का टेस्ट करते हैं, या फिर दोनों वैकल्पिक और शून्य दोनों परिकल्पना का टेस्ट करते हैं, या फिर दोनों ही परिकल्पना का टेस्ट नहीं करते, शून्य और ना ही वैकल्पिक परिकल्पना का। सो याद रखिएगा, जब भी आपके शोधकर्ता शोध परफॉर्म करते शोध स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बेसिकली अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। बेसिकली हाइपोथेसिस परिकल्पना रिसर्चर कुछ भविष्यवाणी करते हैं, कुछ बता देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है उनके नॉलेज के बेसिस पर। सो यहाँ पर उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ गेस करना। अब उसी भविष्यवाणी को, उसी प्रिडिक्शन को, उसी गेसेस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। सो बेसिकली जो ज्यादा हाइपोथेसिस यूज करी जाती है वो नल और ऑल्टरनेटिव ही ज्यादा यूज करी जाती है। और भी टाइप होते हैं हाइपोथेसिस के, जैसे डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये भी सारे होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको एग्जाम में
नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से मेनली इसके टाइप होते हैं, जिसमें रिसर्च में जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वो अपनी रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, मतलब अपने शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। बाकी दूसरी कोई भी हाइपोथेसिस को वो टेस्ट नहीं करते हैं, पहले नल हाइपोथेसिस को ही रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, मतलब शून्य परिकल्पना को ही शोधकर्ता अपनी शोध में परीक्षण करते हैं उसका। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी, मतलब ये केवल शून्य परीक्षा का ही जिसके परीक्षण किया जा सकता है। याद रखिएगा, केवल सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस का ही रिसर्चर टेस्ट करते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है आपके रिसर्च में। अब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इजी होता है बताना, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि आपके चरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, मतलब आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बताती है आपकी नल हाइपोथेसिस। इसीलिए रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और याद रखिए, आपको एग्जाम में ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिसर्चर ऑलवेज अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो बताती है कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन रिसर्चर क्या प्रिडिक्ट करते नहीं, वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। सो रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को ऑलवेज रिजेक्ट करना चाहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताती है कि चारों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, मतलब वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और यही रिसर्चर के प्रिडिक्शन होते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन है। और नल हाइपोथेसिस बताती है कि चारों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को ऑलवेज अपनी रिसर्च में रिजेक्ट करना चाहते हैं और ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को ही रिसर्चर टेस्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ये केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।